अच्छा जी। और इस सवाल में लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट जो है ना उसकी बात हो रही है। तो पूरा सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूँ, डिस्कस करते हैं, डिटेल में बात करते हैं इस पे। पढ़ना अगर शुरू करूँ तो कहता है गामा इंडस्ट्रीज डी आई हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट अल्फा। कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है, कंपनी को किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, और जिस प्रोडक्ट को बनाने का ऑर्डर आया है उसका नाम है अल्फा, विच विल रिक्वायर 600 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, इसको बनाने के लिए मजदूरों के 600 घंटों की जरूरत है, 600 आवर्स की जरूरत है। द स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल विद जीआई इज 450 डायरेक्ट लेबर आवर्स। कंपनी के मजदूर अभी 450 घंटे फारिग हैं, काम कर सकते हैं। स्पेयर कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो फारिग बैठे हुए हैं, और अगर मैं चाहूँ तो उनसे मैं 450 घंटे काम करवा सकता हूँ। द एडिशनल लेबर आवर्स, यानी कि 450 के बाद जितने भी घंटे होंगे, मे बी ऑब्टेन्ड बाई ईदर पेइंग ओवर टाइम एट टाइम एंड अ हाफ, or diverting labor from the production of product zeta, which earns a contribution margin of rupees 24 in 3 labor hours. Calculate the relevant cost of labor for the production of alpha, assuming laborers are paid at a uniform rate of rupees 20 per hour. अच्छा, इफेक्टिवली इस सवाल में जो हमारा लेबर है ना, उस लेबर की जो रेलेवेंट कॉस्ट है उसकी डिस्कशन हो रही है। अब इस सवाल को करवाने से पहले मैं एक कुछ छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। हम इसकी बात को समझने के लिए उस छोटी सी एग्जाम्पल को जरा जहन में रखते हैं। देखो, लेट से एक बहुत ही अच्छी सी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, जिससे हम लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट्स को रिकैप कर सकते हैं। लेट से एक प्लम्बर की शॉप है, लेट से एक शॉप है प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, जहाँ पर क्या होता है कि भाई कस्टमर आता है, कस्टमर उस दुकानदार को बोलता है कि भाई प्लम्बर भेज दो मेरे घर पर, कुछ काम है, इलेक्ट्रिशियन भेज दो मेरे घर पर, कुछ काम है। और उस प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन को जो है वो पैसे दिए जाते हैं। अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। इस प्लम्बर की दुकान जिस बंदे की भी है ना, इधर एक प्लम्बर है जिसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है। और ये जो शॉप ओनर है, ये जो शॉप ओनर है, ये जो शॉप ओनर है, ये मिस्टर ए को मैनेज करता है। अच्छा, केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन ऐसा है कि कस्टमर आया, केस नंबर वन ऐसा है कि कस्टमर आया, और उस कस्टमर ने ये कहा कि भाई मुझे 8 घंटे का काम है, मुझे 8 घंटे का काम है, और 1 घंटे के मैं जो है ना आप लोगों को 500 रुपये दूंगा, और एक पर्टिकुलर प्लम्बर मेरे घर भेज दो, या मेरी प्रेमिसेस पर भेज दो, या जहां पर भी चाहिए वहां पर भेज दो। तो इसका मतलब कस्टमर मुझे कितना पैसा देगा? इस शॉप ओनर को कितने पैसे मिलेंगे कस्टमर से? 4,000, है ना? अच्छा, शॉप ओनर जो है वो प्लम्बर को, यानी कि इस मिस्टर ए को जो इस टास्क को पूरा करने जाएगा, मिस्टर ए को जो है ना वो 1 घंटे के देता है 300 रुपये। तो शॉप ओनर जो है वो 8 into 500, यानी कि 4,000 कस्टमर से रिसीव करेगा, और उसमें से 8 into 300 यानी कि 2,400 रुपये मिस्टर ए को दे देगा।
₹2400 मिस्टर ए को दे देगा। तो अगर 4000 रुपये कस्टमर से आएंगे और ₹2400 मिस्टर ए को ये शॉप ओनर दे देगा, तो इसको 1600 रुपये बच जाएंगे। इसको 1600 रुपये बच जाएंगे। इसमें कोई मसला है? ये पहली एग्जाम्पल है। केस नंबर 1 में एक कस्टमर आया। कस्टमर जो है वो 500 रुपये 1 घंटे के देता है, तो 8 घंटे के टोटल हो गए 4000। और शॉप ओनर जो है वो मिस्टर ए यानी कि जो प्लम्बर है उसको देते हैं 1 घंटे के 300 रुपये। तो उसने उसमें से 8 × 300 यानी कि 2400 रुपये प्लम्बर को दे दिए, तो शॉप ओनर को 1600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये क्लियर है पहली एग्जाम्पल? इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि जो मिस्टर ए है उसको शॉप ओनर एक वेरिएबल रेट देता है। क्लियर है ये बात? तो हम ये कहेंगे कि भाई हाँ, इस शॉप ओनर को इस कस्टमर के पास प्लम्बर को भेजना चाहिए, इसको 1600 रुपये की बचत हो जाएगी। इसी तरह से एक और केस बनाते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 केस नंबर 2 में हम ये कह लेते हैं कि जो शॉप ओनर है ना, जो शॉप ओनर है, उस शॉप ओनर ने मिस्टर ए को बोला हुआ है, उस शॉप ओनर ने मिस्टर ए को बोला हुआ है कि मैं डेली डेली तुम्हें 2000 रुपये दूंगा और तुम 8 घंटे काम करोगे। ठीक है, गौर से सुनिएगा। केस नंबर 1 में मैंने ये एज्यूम किया था कि मिस्टर ए जितनी देर काम करेगा, मुझे उतनी देर वो काम करेगा, तो उसके पैसे देने होंगे। केस नंबर 2 में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शॉप ओनर ने मिस्टर ए को बोला हुआ है कि तुम मेरी दुकान पर बैठोगे, मैं तुम्हें दिन के 2000 रुपये दूंगा और तुम 8 घंटे काम करोगे। चाहे उस दिन कोई कस्टमर आए, चाहे उस दिन कोई कस्टमर ना आए, मैं तुम्हें 2000 रुपये लाजमी दूंगा। मैं तुम्हें 2000 रुपये लाजमी दूंगा। चाहे कोई कस्टमर आए, चाहे कोई कस्टमर ना आए, मैं तुम्हें लाजमी 2000 रुपये दूंगा। ठीक है। अब लेट से गौर से सुनना। एक कस्टमर आया और वो कस्टमर जो है ना, आपको ये कहता है, या शॉप ओनर को ये कहता है कि भाई मुझे प्लम्बर चाहिए 8 घंटे के लिए, और मैं जो है ना वो ₹1500 आपको दूंगा। एक कस्टमर आया, वो बोलता है कि भाई मुझे 8 घंटे के लिए एक प्लम्बर की ज़रूरत है और मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। साथ में मैं एक अजम्पशन डालता हूँ। साथ में मैं एक अजम्पशन डालता हूँ। मैं एजम्पशन ये डाल रहा हूँ कि देयर इज या देयर विल बी नो अदर कस्टमर, देयर इज नो अदर कस्टमर। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई हमें ये पता है कि इस कस्टमर के अलावा कोई कस्टमर है ही नहीं। इस कस्टमर के अलावा कोई और कस्टमर है ही नहीं। अब मुझे बताओ कि क्या शॉप ओनर मिस्टर ए को ये कहेगा कि इस कस्टमर के पास जाकर और इसका काम कर दो? क्या शॉप ओनर जाकर इस कस्टमर इस शॉप ओनर जो है वो मिस्टर ए को ये कहेगा कि इस कस्टमर का जाकर काम कर दो, हाँ या नहीं? बताओ, हाँ या नहीं? और उसकी रीजन क्या होगी? देखो, इसको सोचने के दो तरीके हैं। इसको सोचने का एक तरीका ये है कि लेट से शॉप ओनर ये सोचता है कि मैं इस कस्टमर के पास मिस्टर ए को नहीं भेजता। मैं इस कस्टमर के पास मिस्टर ए को नहीं भेजता।
अगर मैं नहीं भेजता अगर मैं नहीं भेजता तो सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 0। मैंने कस्टमर को मना कर दिया ना। मैं अगर कस्टमर को मना कर दूंगा मैं अगर कस्टमर को मना कर दूंगा तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? मेरा सेल्स रेवेन्यू 0 होगा। क्या मेरी कोई कॉस्ट लग रही है? क्या मेरी कोई कॉस्ट लग रही है? हाँ, मैंने एज अ शॉप ओनर मिस्टर ए को ये कहा था कि मैं तुम्हें दिन के 2,000 रुपये दूंगा, चाहे काम हो ना हो, वो मेरा हेडेक। तो अगर मैं कस्टमर के पास नहीं भेजता अगर मैं कस्टमर के पास नहीं भेजता तो मुझे 2,000 का नुकसान होता। अगर मैं कस्टमर के पास नहीं भेजता तो मुझे 2,000 का नुकसान हो रहा है। ये बात समझ में आई? अगर मैं कस्टमर के पास ना भेजूं तो मुझे 2,000 का नुकसान है, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू तो कुछ आएगा नहीं और 2,000 रुपये तो जाने ही जाने हैं। अच्छा, अगर मैं भेज देता हूँ, और दो वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये बोल रहा है, अगर मैं भेज देता हूँ तो मुझे कस्टमर से 1,500 रुपये आएंगे। मुझे कस्टमर से 1,500 रुपये आएंगे और मेरे पास से 2,000 रुपये जाएंगे। और मेरे पास से 2,000 रुपये जाएंगे। तो अगर 1,500 रुपये आएंगे और 2,000 रुपये जाएंगे तो भी नुकसान तो होगा। तो भी नुकसान तो होगा, लेकिन कितने का नुकसान होगा? सिर्फ और सिर्फ 500 का नुकसान होगा। क्या ये बात समझ में आई? केस नंबर 2 में शॉप ओनर ने मिस्टर ए को कहा हुआ है, मैं तुम्हें दिन के 2,000 रुपये दूंगा, तुम 8 घंटे काम करोगे, चाहे कस्टमर आए चाहे कस्टमर ना आए। अब अगर एक कस्टमर बोलता है कि भाई 1,500 रुपये दूंगा और 8 घंटे का मुझसे मुझे काम है, और हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि कोई और कस्टमर पूरे दिन में नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर मैं कस्टमर के पास नहीं भेजता तो सेल्स रेवेन्यू कुछ नहीं मिलेगा, 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। शाम तक 2,000 का मुझे नुकसान वाबा होगा। अगर मैं कस्टमर के पास भेज देता हूँ अगर मैं कस्टमर के पास भेज देता हूँ तो 1,500 रुपये का सेल रेवेन्यू मिल जाएगा। कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा, कॉस्ट जितनी थी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब मुझे फिर भी लॉस होगा, लेकिन सिर्फ 500 का लॉस होगा। या अगर मैं डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लूँ अगर मैं इसको डिफरेंसेस कैलकुलेट कर कर दिखाऊं, तो डिफरेंसेस कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि नहीं भेजने पर 0 का सेल्स रेवेन्यू, भेजने पर 1,500 का सेल्स रेवेन्यू, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में 1,500 रुपये का इजाफा। नहीं भेजने पे 2,000 रुपये जा रहे हैं, भेजने पर भी 2,000 रुपये ही जा रहे हैं, भेजने पर भी 2,000 रुपये ही जा रहे हैं, यानी कि खर्चों में 0 का इजाफा। नहीं भेजने पे 2,000 का नुकसान, नहीं भेजने पे 2,000 का नुकसान, भेज देने पे 500 का नुकसान, यानी कि 1,500 रुपये से नुकसान कम हो रहा है। देखिए, इस दूसरे वाले केस में जब मुझे पता है कि मेरे पास एक कैपेसिटी है जो कि स्पेयर है, क्योंकि किसी और ने इस्तेमाल नहीं करी है, तो हम कहते हैं कि भाई आपको यहाँ पर भी कस्टमर के पास लेबर को भेजना चाहिए, क्योंकि भेजने से क्या हो रहा है? 1,500 रुपये आ रहे हैं। क्या भेजने से कोई एडिशनल कॉस्ट लग रही है? नहीं लग रही है। क्या भेजने से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? जी, हो रहा है। सो केस नंबर 2 का भी कंक्लूजन ये है कि इज नो एडिशनल देर इज नो एडिशनल कॉस्ट। ठीक है ना? देर इज नो एडिशनल कॉस्ट, कोई एडिशनल कोई इजाफी कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई इजाफी कॉस्ट नहीं है। अगर मैं इसको बेचता हूँ नहीं बेचता हूँ, दोनों केसेस में मुझे 2,000 रुपये तो पे करने ही करने हैं। दोनों केसेस में मुझे 2,000, अगर मैं अपना फैसला ये करता हूँ कि मैं भेजूंगा तो मेरा कोई इजाफी खर्चा नहीं है। बहरहाल इजाफी रेवेन्यू जरूर है, एंड देयरफॉर मेरे प्रॉफिट्स में इंक्रीज आ रहा है। क्या ये बात दूसरा केस समझ में आया? तो एक केस था वेरिएबल वाला, और एक केस है आपका फिक्स्ड वाला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 3 पर।
अब हम आ जाते हैं केस नंबर 3 पर। अगेन जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। केस नंबर 3 में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप शॉप ओनर हो, ठीक है, और मिस्टर ए कोई बंदा है जो प्लम्बर आपकी दुकान पर बैठा हुआ है। कस्टमर आते हैं तो आप उसको जो है वो अलग अलग जगह पर भेजते हो। अच्छा, मिस्टर ए को जो है ना, मिस्टर ए को मैं जो पेमेंट करता हूँ वो है ₹300 पर आवर, ₹300 पर आवर, ठीक है। ₹300 पर आवर में पे करता हूँ। और मैं ये कह देता हूँ कि हमारे सामने एक कस्टमर है जिसका नाम है कस्टमर ए। कस्टमर ए जो है वो बोल रहा है कि मैं आपको 1 घंटे के 450 रुपये दूंगा, 8 घंटे के लिए आप मिस्टर ए को मेरे पास भेज दो। तो अगर मैं इसकी वर्किंग करूं और मैं लेट से अगर मिस्टर ए के पास, कस्टमर ए के पास मिस्टर ए को भेज देता हूं, तो मुझे कस्टमर से 8 इंटू 450 यानी कि 3600 रुपये आएंगे। और मेरा खर्चा क्या होगा? 8 इंटू 300, 2400 रुपये का मेरा खर्चा होगा। यानी कि 3600 माइनस 2400, 1200 रुपये जो है ना, 1200 रुपये, 1200 रुपये मेरी बचत होगी। 1200 रुपये का मेरा प्रॉफिट होगा। या चलो अगर कोई फिक्स कॉस्ट है तो वो माइनस करनी पड़ेगी, मेरी 1200 रुपये की कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। आई रिपीट, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। शॉप ओनर के पास मिस्टर ए काम करता है। मिस्टर ए से ये बात हुई है कि अगर कोई कस्टमर आएगा और मैं तुम्हें भेजूंगा अपनी शॉप से, तो मैं तुम्हें 300 रुपये पर आवर दूंगा। एक कस्टमर आया, वो कस्टमर 8 घंटे काम करवाना चाह रहा है और मुझे 450 रुपये 1 घंटे के पे करेगा, तो 8 घंटे के 3600 रुपये हो गए। मिस्टर ए को मुझे 8 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये पे करने होंगे, यानी कि मुझे 1200 रुपये कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी। जितनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा उतना प्रॉफिट ज़्यादा, तो 1200 रुपये की कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। अब लेट से मैं आपको ये कहता हूँ, अब देखिए एक दिन में मिस्टर ए 8 घंटे काम करता है। एक दिन में मिस्टर ए कितने घंटे काम करता है? 8 आवर्स। तो मिस्टर ए फुल्ली ऑक्यूपाइड है। मिस्टर ए फुल्ली ऑक्यूपाइड है ना, मिस्टर ए फुल्ली ऑक्यूपाइड है। मिस्टर ए जो है वो अगर 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो एक पूरे दिन इस कस्टमर के पास काम करने से वो 3600 रुपये कमा कर देगा। और 2400 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी शॉप ओनर की, और 1200 रुपये बच जाएंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि इसके पास एक और ऑप्शन आया, एक और कस्टमर आया, एक और कस्टमर आया, और उस कस्टमर ने ये कहा कि भाई तुम प्लम्बर को मेरे पास भेज दो। तुम इस मिस्टर ए को मेरे पास भेज दो, रादर देन के तुम कस्टमर ए के पास भेजो। कस्टमर ए तुम्हें 1 घंटे के 450 देता है ना, मैं तुम्हें 1 घंटे काम करने के 500 दूंगा। विच मीन्स कि ए को अगर तुम ए को मेरे पास भेज दोगे, अगर तुम ए को मेरे पास भेज दोगे, तो मैं तुम्हें 3600 के बजाय 4000 दूंगा। और तुम्हारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 8 इंटू 300, यानी कि वो तो 2400 रुपये ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम जो है वो रादर देन के 1200 रुपये की कंट्रीब्यूशन तुम जनरेट कर सकते हो 1600 रुपये की कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब जरा आप ये देखें कि मिस्टर ए को अगर मैं कस्टमर ए के पास भेजता हूँ तो मैं 1200 कमाता हूँ।
और मिस्टर ए को अगर मैं कस्टमर बी के पास भेजता हूँ तो मैं 1600 कमाता हूँ। तो फाइनेंशियली फाइनेंशियली इन दोनों में से फाइनेंशियली इन दोनों में से क्या बेहतर है? फाइनेंशियली इन दोनों में से बी बेहतर है। ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स अगर मुझे डिसाइड करना हो तो जाहिर है कि जहां से मुझे सेल्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा वहां से मेरी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों जगह पर एक ही जितनी है, विच इज 2400। इसी वर्किंग को करने का एक और तरीका भी होता है। केस नंबर 3 को करने का एक ऑल्टरनेटिव भी है। केस नंबर 3 को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट भी है। और वो ऑल्टरनेट क्या है? कि आप ये सोचो कि अगर मैं ए को ना कहता हूँ ए को ना कहता हूँ और बी को हाँ कहता हूँ। आप ये सोचो कि अगर मैं ए को ना कहता हूँ और बी को हाँ कहता हूँ तो क्या फायदे होंगे, कहाँ कहाँ मैं बेहतर हूँ। अगर मैं ए को ना कहता हूँ और बी को हाँ कहता हूँ, अगर मैं ए को ना कहता हूँ, ए को मैं मना कर देता हूँ और बी को मैं हाँ कह देता हूँ, तो मैं ये देखूं कि मुझे क्या नुकसान और क्या फायदे हों। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सब साथ हो? मुझे ये जरा कंफर्म कर दो। यहाँ तक सब साथ हो? मुझे ये जरा कंफर्म कर दो। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मेरा लेबर तो फुल्ली ऑक्यूपाइड है ना, मेरा लेबर जो है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। अगर मैं बी को हाँ कहता हूँ अगर मैं बी को हाँ कहता हूँ और ए को मैं मना कर देता हूँ, तो जो मैं ए से कमा रहा था वो नहीं कमा पाऊंगा। जितना मैं ए से कमा रहा था वो मैं अब नहीं कमा पाऊंगा। करेक्ट? जितना मैं ए से कमा रहा था अब वो मैं नहीं कमा पाऊंगा। मैं ए से कितना कमा रहा था? मैं ए से 1200 रुपये कमा रहा था। मैं ए से कितना कमा रहा था? मैं ए से 1200 रुपये कमा रहा था। मैं वो 1200 रुपये नहीं कमा पाऊंगा। मैं वो 1200 रुपये नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, पहली चीज ये देखिएगा। अच्छा देखिए, अगर हम इस सिनेरियो को एनालाइज करते हैं तो हमने बी को क्यों प्रेफर किया था? ए के ऊपर बी को इसलिए प्रेफरेंस दी थी क्योंकि बी की कंट्रीब्यूशन 400 रुपये ज्यादा थी, है ना। बी की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 400 रुपये ज्यादा थी। ठीक है। तो भाई अगर मैं ए को मना करता हूँ तो मैं ये 1200 रुपये नहीं कमा पाऊंगा जो मैं कमा सक रहा था अगर मैंने ए को हाँ बोला था। अब ए को मैं मना कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा, ये 1200 रुपये क्या है? सेल्स रेवेन्यू में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होकर जो बच गया है ना, वो अमाउंट है। ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं बी को हाँ बोलता हूँ तो मुझे जो सेल्स रेवेन्यू मिलेगा वो 4000 रुपये का मिलेगा। ठीक है। और होगा ये कि 4000 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लेबर मुझसे 2400 रुपये मांगेगा और 1200 रुपये 1200 रुपये
जो मैं ए का ऑर्डर पूरा कर कर कमा पा रहा था, 1200 रुपये जो मैं ए का ऑर्डर पूरा कर कर कमा पा रहा था, अब वो नहीं कमा सकूंगा। तो क्या मैं बेहतर पोजीशन पर हूँ? 4000 माइनस 2400 माइनस 1200। हाँ, आप बेहतर पोजीशन पर हो। आपके प्रॉफिट्स या कंट्रीब्यूशन में 400 रुपये का इजाफा होगा। देखो, अगर मैं बी को हाँ बोलूंगा, अगर मैं बी को हाँ बोलूंगा तो मेरा 4000 रुपये का बी का सेल्स रेवेन्यू होगा। अगर मैं बी को हाँ बोलूंगा तो मुझे लेबर को 8 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये देने होंगे। अगर मैं बी को हाँ बोलूंगा तो जो कंट्रीब्यूशन ए से कमा पा रहा था वो नहीं कमा पाऊंगा। यानी कि अगर मैं बी को हाँ बोलूंगा और ए को ना बोलूंगा तो ओवरऑल जो मेरा इंक्रीज होगा वो 400 होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बी को हाँ बोलता हूँ और ए को ना बोलता हूँ, अगर मैं बी को हाँ बोलता हूँ और ए को ना बोलता हूँ, तो क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? इम्पैक्ट नंबर 1, 4000 रुपये बी से आएंगे। इम्पैक्ट नंबर 2, ये ऑर्डर पूरा करने के लिए 2400 रुपये लेबर को देने पड़ेंगे। इम्पैक्ट नंबर 3 के, क्योंकि लेबर फुल्ली ऑक्यूपाइड था और वो एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहा है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहा है, तो जो 1200 रुपये की कंट्रीब्यूशन मैं ए से कमा सक रहा था वो नहीं कमा पाऊंगा। यानी कि मैं 400 रुपये की बेहतर पोजीशन पर खड़ा हूँ। अब आप लोगों को ज़रूरत है कि ये जो मैंने केस नंबर 1 2 3 करवाई, ये एक बार आप दोबारा देखेंगे जब इस लेसन की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पर। हमारे सवाल में यही 3 केसेस जो हैं वो टेस्ट हुए। हमारे सवाल में यही 3 केसेस टेस्ट हुए हैं, लेकिन जब तक आप इन केसेस को 2 3 बार अच्छे से ना देखें तो फिर आप लोगों को फायदा नहीं होगा। तो जब रिकॉर्डिंग मिलेगी आप केस 1 2 3 2 3 बार सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर इस सवाल पर आएंगे। बहरहाल मैं अभी ये सवाल करवा दूंगा, जिस हद तक समझ में आता है अच्छी बात है। अच्छा देखिए, यहाँ पर इस सवाल में क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि किसी ने अल्फा बनाने को मुझे दिया। अल्फा बनाने के लिए 600 घंटे लगेंगे। स्पेयर कैपेसिटी यानी कि लेबर फारिग बैठा हुआ है 450 घंटे। जब लेबर फारिग बैठा हुआ होता है, इस तरह की कोई बात लिखी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि ये वो आवर्स हैं जिसके लिए मेरी कोई लेबर की कॉस्ट नहीं होगी एडिशनल। यानी कि 450 घंटे तो मैं फ्री का लेबर से काम करवा सकता हूँ। यानी कि 450 घंटे लेबर फारिग बैठा हुआ है, तो मुझे उसको तो इन एनी केस पेमेंट करनी है ना। अगर कोई सवाल ये बोलता है कि भाई आपका लेबर जो है वो 450 घंटे फारिग बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है, अब उससे कोई काम करवा लूं तो वो ज्यादा पैसे नहीं लेगा। ये इसी तरह से है कि जिस तरह से केस नंबर 2 था, इसी तरह से जिस तरह से केस नंबर 2 था। देखिए, केस नंबर 2 में मैंने यहाँ पर डिफरेंस वाली वर्किंग में लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट 0 लिखी। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर मैं कस्टमर को मना करता हूँ फिर भी 2000 रुपये देने, 8 घंटे वो बैठा होगा मेरे पास। अगर मैं कस्टमर को हाँ कहता हूँ फिर भी 2000 रुपये देने, इसका मतलब ये हो गया कि रेलेवेंट कॉस्ट 0 है। इसका मतलब इस डिसीशन को लेने की वजह से मेरी लेबर की कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है। करते हैं तो हमें 2000 का नुकसान हो रहा था, क्योंकि कस्टमर पैसे नहीं देगा, लेकिन लेबर को तो 2000 देने हैं। लेबर 8 घंटे के लिए अवेलेबल है, उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है, वो बैठा हुआ है, वो बोल रहा है काम करवा लो तो भी 2000, ना करवाओ तो भी 2000। अगर मैं कस्टमर को हाँ बोलता हूँ तो 1500 रुपये कस्टमर देगा, 2000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे, 2000 रुपये कॉस्ट में जाएंगे लेबर की, और नुकसान होगा लेकिन 500 का। तो मैंने कहा था कि भाई हम हाँ बोल देते हैं।
लेकिन साथ में ये बात याद रखो कि इसकी कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं थी। हमने बोला हाँ बोलने से 1500 रुपये का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, हाँ बोलने से लेबर की कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा। तो इसी तरह से अल्फा का काम करवाना है, और दो अल्फा का काम करवाने के लिए टोटल मुझे 600 घंटों की ज़रूरत है। अल्फा का काम करवाने के लिए टोटल मुझे 600 घंटों की ज़रूरत है। लेकिन उन 600 घंटों में से 450 घंटे, उन 600 घंटों में से 450 घंटे तो लेबर वैसे ही फारिग बैठा हुआ है। लेबर के पास तो वैसे ही कोई काम नहीं है। लेबर को अगर बिठाए रखूंगा तो भी वो खर्चा लगेगा, काम करवा लूंगा तो भी वही खर्चा लगेगा। तो जिस तरह से केस नंबर 2 में हमने पढ़ा कि ये 450 घंटे का तो कोई इजाफी खर्चा है ही नहीं, डिफरेंसेस वाले कॉलम में कॉस्ट देखो जीरो थी। 150 घंटे का मुझे मजदूरों से कहीं से काम करवाना है, ठीक है। तो देखो 450 घंटे जो स्पेयर हैं उसकी कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हो रही। 450 घंटे जो स्पेयर हैं उसकी कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हो रही। अगर होती तो अलग बात थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चीज करने के लिए 600 घंटों की जरूरत है। लेबर वैसे ही 450 घंटे फारिग बैठा हुआ है और उसको हम पैसे भी दे रहे हैं, तो पहले तो उसको बोला भाई तुम ये काम करो। अब बच गए 150 घंटे। The additional labor hours may be obtained by either paying overtime at time and a half। अब वो बोलते हैं कि मजीद इनसे जो काम करवाना है उसके लिए या तो इनको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, और ओवर टाइम जो होगा वो कितना होगा? ओवर टाइम जो होगा वो होगा टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ जितना नॉर्मली पे करता हूँ प्लस उसका आधा। अच्छा, लेबर को मैं नॉर्मली कितना पे करता हूँ? रिक्वायरमेंट में एंड में लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्फा एज्यूमिंग लेबरर्स आर पेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ₹20 पर आवर। तो आम हालात में अगर मैं उनको 20 पे करता हूँ तो टाइम एंड हाफ का मतलब जितना है प्लस उसका आधा। टाइम एंड हाफ का मतलब ये है कि जितना है प्लस उसका आधा, यानी कि 30 पर आवर पे करूंगा। अब जब मैं 30 पर आवर पे करूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा के 150 घंटे हैं, ये जो एक्स्ट्रा के 150 घंटे हैं, इसकी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। इसकी मुझे क्या पेमेंट करनी पड़ेगी? 150 × 30। 150 × 30 यानी कि इसकी मुझे 4,500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसकी मुझे 4,500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा क्या ऑप्शन था? और उसने बोला या तो इस तरह कर लो या फिर क्या कर लो, diverting labor from the production of product zeta which earns a contribution margin of ₹24 in 3 labor hours। ये केस नंबर 3 जैसा है। ये केस नंबर 3 जैसा है। जब आप केस नंबर 3 को 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो ये बात बेहतर समझ में आएगी। अब ये बात क्या है? वो बोलते हैं लेबर को किसी और प्रोडक्ट से डाइवर्ट कर दो, यानी कि आपके मजदूर जीटा बनाने में काम कर रहे हैं और वो वहां पर आपको 24 रुपये कमा कर देते हैं हर 3 घंटे पर। वो आपको हर 3 घंटे पर 24 रुपये कमा कर देते हैं, तो मजदूरों को ये बोलो कि जीटा बनाना छोड़ दो और अल्फा बना लो। अब अगर मैं मजदूरों को ऐसा बोलूंगा तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये वाली वर्किंग करी थी केस नंबर 3 की, ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगी। इसमें हम सेल्स रेवेन्यू की तो बात नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें यानी कि ये जो हमने वर्किंग करी थी ना कि भाई अगर मैं ए बंद कर दूंगा और बी को हाँ बोलूंगा तो 2400 रुपये लेबर को देने होंगे और 1200 रुपये जो कमा सक रहा था वो नहीं कमा पाऊंगा। तो जनाब होगा ये कि आपको सिर्फ 150 घंटे लेबर से काम करवाना है। आपको 150 घंटे लेबर से काम करवाना है। अच्छा, 24 रुपये की कंट्रीब्यूशन हर 3 घंटे की है। तो इसका मतलब ये लोग मुझे हर घंटे में कितनी कंट्रीब्यूशन कमा कर देते हैं? 8। ठीक है। तो मेरी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी 150 घंटों की, मेरी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी 150 घंटों की, वो इस तरह से आएगी कि अगर मैं वो लेबर जो जीटा बना रहा है उसको यहाँ लगाऊंगा, तो एक तो वो खुद मुझसे 20 रुपये पर आवर मांगेंगे जो उनका आर्ली रेट है। एक तो 20 रुपये पर आवर वो खुद मुझसे मांगेंगे जो उनका आर्ली रेट है, प्लस जो वो मुझे हर घंटे के 8 रुपए कमा कर दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे।
20 रुपए जो पर आवर मैं उनको दे रहा हूँ, 20 रुपए जो पर आवर मैं उनको दे रहा हूँ, एक वो चीज़ हो गई। जिस तरह से यहाँ पर ये 2400 था। और 8 रुपए पर आवर जो वो अभी मुझे कमा कर दे रहे हैं, अब वो मुझे नहीं कमा कर दे सकेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ हो गई 1200। तो इसका मतलब 150 घंटों का टोटल बन गया ये 4200, 4200, 4200, 4200। ठीक है। 150 × 20 + 8, 20 + 8 में 20 इसको जो पे करने हैं, 8 जो पर आवर ये कमा कर दे रहा है, लेकिन अगर अब जीटा से इसको अल्फा पे लेकर जाऊंगा तो अब ये मुझे कमा कर नहीं देगा। तो मेरी कॉस्ट पड़ेगी 4200 रुपये। ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लेबर को ओवर टाइम करो, 4500 रुपये पे कर दो, या तो आप लेबर को बोलो कि आप लेबर जीटा छोड़ दो और अल्फा बनाओ, तो 4200 रुपये, जिसमें लेबर की पेमेंट भी है, और जो नुकसान होगा क्योंकि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो किसी और प्रोजेक्ट से लेबर को यहाँ, वो वाला नुकसान। तो अब उसने लिखा है कैलकुलेट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफा एज्यूमिंग लेबरर्स आर पेड एट अ नॉर्मल रेट ऑफ 20 रुपीज पर आवर। जाहिर है, एक कंपनी में मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरे खर्चे कम से कम हों। मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो 150 घंटे में ओवर टाइम करवा लूँ 30 रुपए के हिसाब से, या 150 घंटे 28 रुपए के हिसाब से, 28 में से 20 उनकी तनख्वाह और 8 रुपए जो वो कमा कर दे रहे हैं वो नहीं कमा कर दे सकेंगे। तो इस सवाल के हिसाब से मेरी जो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट होगी ना, वो 4200 होगी। इस हिसाब से इस सवाल की जो मेरी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो 4200 रुपये होगी। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अल्फा का ऑर्डर आया है, लेट से अल्फा का जिस कस्टमर से ऑर्डर आया ना, अल्फा लेट से अल्फा का जिस पर्टिकुलर कस्टमर से ऑर्डर आया है, अगर वो मुझे मिसाल है 5000 रुपये देता है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जो रेलेवेंट कॉस्ट है लेबर की वो 4200 है ना, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट करी। 150 घंटे के 20 रुपए के हिसाब से उसके लिए भी पे कर सकते हो, 150 × 20 जो उनको पे कर रहा हूँ, और 150 × 8 जो वो अभी कमा रहे हैं और वो कमा नहीं सकेंगे अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ उनको। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन में इजाफा है वो 800 रुपये। ठीक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल ली है कि लेट से अल्फा की जो सेलिंग प्राइस हो वो 5000 हो। अगर ऐसा हो तो मुझे यस बोल देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई जो अल्फा है उसके बदले मुझे 4000 का सेल्स रेवेन्यू आएगा, मेरी रेलेवेंट कॉस्ट 4200 है, तो इस केस में तो आपको 200 रुपये का नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो आप नो बोल दोगे। ठीक है जी। तो ये जो केसेस अभी हमने लेबर के करे, इसको अच्छे से रिवाइज कर कर इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। अच्छा, इसकी वर्किंग एक और तरह से जो भी हो सकती थी कि लेट से अगर मैं अल्फा को, मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं अल्फा को हाँ बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू है 5000, तो मैं एक तो लिख दूँ 5000, दूसरा मैं लिख दूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेबर, जो पैसे मुझसे लेबर लेगा, कितने लेगा, 150 घंटे के 20 रुपए के हिसाब से 3000 रुपये लेबर लेगा। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन, वो कंट्रीब्यूशन जो कमा सकता था लेकिन अब, या कमा रहा था लेकिन अब नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि लेबर यहाँ पर डाइवर्ट कर दिए। तो 150 × 8 यानी कि अलहदा से 1200, और इस तरह से भी मैं 800 पर आ सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब जो जो बातें इस लेक्चर में हमने करी वो अच्छे से आपने रिवाइज करनी है ताकि आप लोगों को फायदा हो।